आनंद नगर राज्य के एक छोटे से गांव में विकास नाम का एक गरीब किसान और उसका पूरा परिवार रहा करता था। बचपन में ही उसने अपने पिता को खोया, जिसके बाद विकास ने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठाई। एक दिन विकास अपने फूलों के खेतों में फूलों की देखभाल कर रहा था कि तभी गांव का सरपंच आकर बोलता है, अरे बेटा विकास, तुमने सुना नहीं? हमारे गांव के पिछले मुखिया हरि प्रसाद के घर कल रात 10 लाख के गहनों की बड़ी चोरी हुई है। हाँ, 10 लाख। क्या बात कर रहे हैं सरपंच साहब? मुखिया के घर में चोरी? हे भगवान, ये तो बड़ी अजीब बात है। अरे हाँ, और तहकीकात करने पर पता चला कि हमारे ही गांव के रघु नाम के लड़के ने ये चोरी की है। और जब उससे पूछा गया तो उसने ये चोरी क्यों की है तो बोलता है, अरे ये सब किस्मत का खेल है। बताओ भला। अरे वो रघु, अरे वो तो बहुत ही बड़ा मूर्ख है। उसे इतना भी समझ में नहीं आया कि मेहनत सबसे पहली पसंद होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत से ही किस्मत का ताला खुलता है। अगर इंसान सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठा रहे तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि जिंदगी में कड़ी मेहनत का कोई विकल्प ही नहीं होता है। नालायक कहीं का, क्या कहें अब उसको। फिर सरपंच वहाँ से चला गया। विकास अपने पौधों की देखभाल करने लगा। फिर शाम होने पर विकास अपने घर लौट आया। उसकी माँ उसे अपने पास बैठाकर बोली, बेटा जरा मेरे पास बैठो तो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बेटे, हमारे लिए एक खुशखबरी है। भानुगढ़ के जमींदार के बेटे से तुम्हारी बहन की शादी की बात चल रही है। क्या क्या सच में? हाँ बेटा, जमींदार का बेटा इस हफ्ते तुम्हारी बहन को देखने आ रहा है। विकास बेटा, अब तुम्हारी बहन इस घर से शादी करके ससुराल चली जाएगी। ये बात सुन के विकास की आंखों में खुशी के आंसू दिखे। उसने माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने आज बहुत सारे अलग अलग तरह के फूल बोए हैं। माँ, देखना इस बार बहुत अच्छा मुनाफा कमाने वाला हूँ। हाँ, फिर अपने बहन की शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। एक दिन विकास अपने फूलों की सिंचाई करने खेत गया। तभी देखा कि उसके सारे फूलों के पौधों को कीड़े खा गए हैं। विकास ये देखकर दुखी हो गया और रोने लगा। तभी उसका दोस्त बिरजू आकर बोला, अरे 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 विकास, क्या हो गया भाई? तुम रो काहे रहे हो? क्या हो गया? अरे बिरजू, ये देखो, मेरे सारे फूलों के पौधों को कीड़े खा गए। अरे मेरी किस्मत ही खराब चल रही है बिरजू। अरे कुछ दिनों में मेरे बहन की शादी है। अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर पैसे ही नहीं रहेंगे तो मैं अपनी बहन की शादी कैसे करूंगा? क्या करूं? विकास भाई, विकास संभाल अपने आप को। देख विकास, हर रात के बाद सवेरा होता है भाई। तो फिर से मेहनत कर, सब ठीक हो जाएगा। अब ऐसे रोने धोने से क्या होता है रे? चल, अब जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़। अब आगे देख क्या करना है। चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ भाई। राम राम। बिरजू वहाँ से चला जाता है। विकास ने अपने दोस्त की बात सुनकर खुद को संभाला और अपने घर लौट आया। हर रोज खुशी से लौटने वाला विकास आज उदास था। ये देखकर उसकी माँ ने उससे पूछा, अरे विकास, क्या हुआ बेटा? अरे माँ, क्या बताऊं, अब मैं अपनी छोटी बहन की शादी धूमधाम से नहीं कर पाऊंगा। सारी फसल बर्बाद हो गई। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? अरे हाँ माँ,
मेरे पौधों की सारी फसल में कीड़े लग गए, खा लिया कीड़ों ने सब कुछ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ कि अब मैं क्या करूं। बेटा, संभालो अपने आप को। मैंने सुना है हमारे गांव के जमींदार अच्छे ब्याज पर पैसे देते हैं। तुम कल जाके उनसे मिलना और उनसे ब्याज पर पैसे उठाना और फिर नए सिरे से फूलों के बीज बोना। बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तेरी मेहनत पर पूरा भरोसा है, तू जरूर सफल होगा। अपनी माँ की सलाह से विकास ने एक बार फिर से कर्ज लेकर फूलों की खेती की, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी विकास के खेतों में कीड़े लग गए। विकास इस बार पूरी तरह से टूट गया। मैं फिर से हार गया माँ। अरे मेरी पूरी फसल खराब हो गई और तो और जमींदार का कर्जा भी हो गया। एक दिन विकास अपने घर में बैठा था कि तभी जमींदार पहुंच गया और गुस्से से बोला, अरे ओ विकास, क्या हुआ? मेरे पैसे कब देगा? अरे मुझे अभी के अभी मेरे पैसे ब्याज के सहित चाहिए, क्योंकि तेरी मोहलत खत्म हो चुकी है। और तुझे मालूम तो है ना कि मुझे अपने पैसे वक्त पर नहीं मिलते तो जमीन पर कब्जा कर लेता हूँ। अब वादे के मुताबिक तेरे खेत पर मेरा कब्जा है, समझा? अब तुझे अपने खेत वापस चाहिए तो सीधी बात है भाई, मुझे मेरे पैसे ब्याज समेत दे दे, अपने खेत ले जा, समझा? चल अब जल्दी से अपने खेत के पेपर निकाल, चल जल्दी कर। लेकिन जमींदार साहब, ये आप बता। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जितना बोला है चुपचाप कर, समझा कि नहीं समझा? क्या? हाँ, जा। विकास और उसकी माँ ने जमींदार से बहुत विनती की, लेकिन जमींदार ने उनकी एक नहीं सुनी और जमीन के पेपर लेकर चला गया। दोनों माँ बेटे बैठकर रो ही रहे थे कि तभी विकास का छोटा भाई विवेक आ जाता है। अरे 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 अरे, क्या 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 हो गया भैया? आप दोनों रो क्यों रहे हैं? क्या हो गया? बात क्या है? अरे नहीं, कुछ नहीं छोटे। अरे वो तो बस कुछ पुरानी यादें आ गई थी, तो ये सब छोड़। भले ही आप भैया मुझे कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन मैं भी अब छोटा नहीं रहा। मुझे सब पता है। आप कुछ तो छुपा रहे हैं, बताइए ना, क्या हो गया भैया, बताइए ना। फिर विकास ने ना चाहते हुए भी अपने छोटे भाई के सामने पूरी हकीकत बयान कर दी। तभी विकास के छोटे भाई ने अपनी माँ और अपने बड़े भाई विकास को दिलासा देते हुए कहा, हाँ तो भैया अब आप बिल्कुल फिक्र मत करो। माँ, बस अब मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है और जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी होती है, मैंने सोचा है कि मैं शहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगा। फिर आप, छोटी और माँ को कोई तकलीफ नहीं होगी और ना ही हमारे घर में पैसों की कोई तंगी होगी, देखना आप। ये बात सुनकर विवेक की माँ और विकास की आंखों में आंसू आ गए। तीनों ने एक दूसरे को कस के गले लगा लिया। अपने आप को संभालते हुए विकास ने विवेक को कह दिया, वाह 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 छोटे, वाह वाह, आज तो तूने वाकई में बड़ी समझदारी वाली बात की है। वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। वाकई में अब तू छोटे नहीं रहा है। ए माँ, देख तो अपना विवेकबा बड़ा हो गया है। लेकिन छोटे, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैंने सुना है कि आनंद नगर के राजा विक्रमादित्य बहुत ही दयालु और समझदार हैं। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मैं कल सुबह ही आनंद नगर राज्य के राजा विक्रमादित्य के महल जाकर उनसे थोड़ा मदद मांगने की कोशिश करता हूं। छोटे, मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैंने उन्हें अपनी पूरी बात बता दी ना, तो वो मेरी मदद जरूर करेंगे। अब स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि क्या करे, राजा मदद करेगा, है ना?
अगले दिन विकास सुबह सुबह आनंद नगर राज्य के राजा विक्रमादित्य के महल पहुंच जाता है। संजोग से राजा विक्रमादित्य अपने महल के बाहर बगीचे में घूम रहे थे। वो राजा के पास जाकर कहने लगा, राजाधिराज राजा विक्रमादित्य की जय हो, महाराज की जय हो। राजा विक्रमादित्य ने विकास का सलाम कबूल किया और उन्होंने विकास से पूछा, वैसे तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैंने तो तुम्हें आज तक महल के आसपास भी नहीं देखा। मैं आनंद नगर राज्य के पास प्रबलगढ़ के एक गांव में रहता हूँ। दरअसल मैं बहुत ही संकट में हूँ महाराज। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। कृपया करके कुछ तो मदद कीजिए। ठीक है, लेकिन पहले ये तो बताओ तुम्हें मदद क्या चाहिए? हम क्या करें तुम्हारे लिए, बताओ। विकास ने राजा को पूरी हकीकत बयान कर दी। पूरी बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने विकास को कहा, नहीं, मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें सिर्फ पैसे ऐंठने हैं, इसलिए तुमने ये सारी की सारी कहानी रची है। अरे तुम्हें मेहनत पर नहीं बल्कि अपनी किस्मत पर भरोसा है, इसीलिए तुम ये ढोंग रच रहे हो। तुम्हें लगा कि तुम ऐसे रोते रोते एकदम उदास चेहरा बनाकर ये कहानी बताओगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। चलो निकलो यहाँ से, वरना मजबूरन मुझे सिपाही बुलाकर धक्के मार कर निकलवाना होगा। निकलो। विकास ने दुखी होकर राजा से कहा, नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ महाराज। ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने अभी जो कहानी बताई है वो सिर्फ कहानी नहीं, वो मेरे साथ घटित हुई बहुत ही कड़वी हकीकत है। मेरी आपसे विनती है महाराज, विनती है। मैं आपके चरण छू कर कहता हूँ महाराज, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। चलो निकलो यहाँ से, अभी इसी वक्त निकल जाओ, निकलो। राजा की बात सुनकर विकास वहाँ से चला गया और अपने गांव प्रबलगढ़ वापस लौटने लगा। अपने गांव लौटते वक्त रास्ते में वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने अचानक पीछे झाड़ियों में से एक संदिग्ध आवाज सुनी। विकास बहुत ही डर गया क्योंकि उस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था। विकास उन झाड़ियों के पास जाने लगा। उसके मन में अजीब सा डर और शक उत्पन्न होने लगा था। जैसे ही विकास उन झाड़ियों के पास पहुंच गया, उसे बहुत बड़ा सदमा लगा। उसने देखा कि वहाँ एक आदमी खून से लथपथ पड़ा है। उस आदमी ने विकास के सामने ही दम तोड़ दिया। तब विकास बहुत ही डर गया था। तभी विकास की नजर उस आदमी की जेब की तरफ गई। उसने उस जेब में कुछ चमकता हुआ देखा। उसने उस मरे हुए आदमी की जेब में हाथ डाला तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसकी जेब में बहुत ही कीमती मोती था जिसकी कीमत लाखों में थी। उस मोती को देखकर विकास की आंखों में एक अलग ही खुशी चमक गई। उसने उस मोती को अपने पास रखने का सोचा। तभी उसके मन से एक आवाज आई, अरे विकास, ये तू क्या कर रहा है? ये किसी की मेहनत की कमाई है और तू किसी की मेहनत की कमाई हड़पने चला है। नहीं नहीं विकास, ये बहुत गलत बात है। वो मोती वहां पर वापस रख दे, वापस रख दे। तभी विकास ने उस मोती को उस आदमी की जेब में वापस रखने का सोचा। तभी उसके दूसरे मन से एक आवाज आई, अरे विकास, अगर तूने ये मोती अपने पास नहीं रखा तो तुम्हारे परिवार के हालात और खस्ता हो जाएंगे। उसको बिल्कुल मत रखना। तुझे मिला है तो ये तेरा है, तू इसे इस्तेमाल कर। ले जा, ले जा, ये तेरा है। अब विकास ने इस मोती को अपने पास ही रख लिया और अब वो अपने गांव प्रबलगढ़ लौटने लगा।
तभी रास्ते में उसने एक जोहरी को देखा जो कि ब्याज पर पैसे देता था। विकास ने उस जोहरी के पास जाकर उससे कहा, अरे जौहरी जी, ये देखिए, क्या आप मुझे इस मोती के बदले में रुपए दे सकते हो? जोहरी ने थोड़ा सोचा और फिर वो विकास से कहने लगा, हाँ लाओ दिखाओ। अरे तुम हो कौन और यहाँ कैसे आए हो? ओह, और ये मोती तुम्हारे पास कैसे आया? तुम्हारे फटे पुराने कपड़े देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम किसी गांव के भिखारी हो। ओ भैया, सच सच बताओ, ये मोती तुम्हें कहाँ से मिला है? बोलो। तभी विकास थोड़ा डर गया। उसने जोहरी से कहा, नहीं जोहरी महोदय, ये मोती मेरा ही है। आप बस मुझे ये बताइए कि आप इस मोती के कितने रुपए दे सकते हैं, बस इतना बताइए। मैं तो इसके देखो ज्यादा नहीं 50,000 रुपए दे सकता हूँ भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं दूंगा, समझे? क्या सिर्फ 50,000? नहीं 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 नहीं, ये मोती तो कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का जरूर होगा। नहीं 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 नहीं, लाइए, आप मुझे मेरा मोती वापस दे दीजिए, मैं किसी और जोहरी को बेच दूं। जोहरी विकास की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था और इसी में विकास और उस जोहरी के बीच में मोती की खींचतानी हुई। उसी में विकास ने उस जोहरी को जोरदार धक्का दे दिया, जिससे वो जोहरी पीछे दीवार पर टकरा गया और उसे गहरी चोट आई। इसी चोट के कारण उस जोहरी की मृत्यु हो गई। ये दृश्य देखकर विकास बहुत ही डर गया। उसके मन में अलग अलग तरह के बुरे ख्याल आने लगे और तभी वहां पर एक आदमी आ गया। उसने विकास के हाथ में मोती और उस जोहरी को नीचे गिरकर मरा हुआ देखा और पूरी बात समझ गया। तभी विकास ने डरते हुए कहा, नहीं 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 नहीं, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे डरो मत, डरो मत। मुझे पता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। मैं वहाँ पीछे झाड़ियों में ही था। मैंने वहाँ से तुम दोनों की बातें सुनी है। वैसे तुम्हारे हाथ में ये जो मोती है ना, वो तुम्हें पिछले रास्ते में जो झाड़ियाँ है ना, हाँ, वहाँ पर एक आदमी की जेब से मिला है ना? बोलो बोलो बोलो, है ना? अब विकास बहुत ही डर चुका था क्योंकि इस आदमी को उसकी पूरी सच्चाई पता थी। तभी उस चोर ने उसे कहा, देखो ऐसा है कि मेरे पास बहुत सारे जेवर हैं, तुम इसे अपने साथ ले जाओ और अपने घर पर किसी सुरक्षित स्थान पर इन्हें छुपा दो। और हाँ, ध्यान रहे, इसके बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुम मेरा ये काम करते हो तो ध्यान रहे, मैं तुम्हें भारी इनाम दूंगा, एकदम बहुत जबरदस्त वाला इनाम। बोलो, ठीक है ना? भारी इनाम के बारे में सुनते ही विकास खुश हो गया। विकास ने उस चोर से कहा, हाँ ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन ये बताओ इस मोती का क्या? अरे तुम लाओ, ये मोती तुम मुझे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूंगा। तुम मोती वोती की चिंता मत करो, लाओ दो। ये बात सुनकर विकास बहुत ही खुश हो गया। उसने उस मोती को उस चोर के हवाले कर दिया और उस चोर ने उसके बदले उसे लाखों रुपए दे दिए। इसके बाद विकास ने उस चोर के हाथों से वो गठरी ले ली और वो अपने घर उन्हें छुपाने के लिए निकल गया। विकास के पीछे वो चोर भी उस गठरी के बारे में जानते हुए उसके घर तक पहुंच गया। जैसे ही विकास अपने घर सुरक्षित पहुंच गया, वो चोर वहां से निकल गया। विकास ने बहुत ही खुश होकर अपनी माँ को बताया, माँ माँ, ये देखिए मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मैंने राजा विक्रमादित्य को हमारी पूरी मजबूरी बताई और उन्होंने हम पर तरस खाके हमें अपने राजकोष से इतना सारा धन दे दिया। ये देखिए। ये बात सुनकर विकास की माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। उन्होंने विकास को कस के गले लगा लिया और कहा, बेटा, आखिर तुमने कर ही दिखाया। अब हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं बेटा। अब हम ना ही जमींदार के कर्जदार रहेंगे और ना ही हमारे पास अब पैसों की कोई कमी होगी।
मुझे तुम पर पूरा भरोसा था बेटे। आखिर तुमने मेरा भरोसा जीत ही लिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। अगले दिन विकास ने जमींदार की हवेली पर जाकर उनके हाथ में पैसे थमाते हुए कहा, ये लीजिए आपके पैसे अपने ब्याज सहित। चलिए, अब वादे के मुताबिक मैंने आपको पैसे तो दे दिए और मैं थोड़ा आपसे क्षमा भी चाहता हूँ कि वक्त पर आपके पैसे नहीं लौटा पाया। लेकिन भैया, मतलब महोदय जी, जमींदार महोदय जी, अब मेरे जमीन के पेपर वापस लौटा दीजिए। चलिए। ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। कभी कभी देर सवेर हो जाती है। मुझे मेरे पैसे से मतलब था जो तुमने दे दिए। लो भैया, अब तुम्हारी जमीन तुम्हारी हुई, ले जाओ। इसके बाद विकास जमींदार की हवेली से अपने घर जाने के लिए निकला। वो अपने घर के पास पहुंचने ही वाला था कि वो सामने का दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि राजा विक्रमादित्य अपने मुनीम जी कमल सिंह और 2 सिपाहियों के साथ उसके घर के बाहर खड़े थे। विकास के पैर लड़खड़ाने लगे और वो डरते कांपते राजा के सामने आ गया। विकास ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, महाराज, आप यहाँ? क्या 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 हुआ महाराज? क्या कुछ हो गया है क्या? इतने में राजा विक्रमादित्य का मुनीम कमल सिंह बीच में बोल पड़ा, ये देखिए महाराज, ये है वो विकास सिंह जिसने आपके राजकोष से धन चुराया है। ये बात सुनकर विकास डरते हुए बोला, मुनीम जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरा राजा के राजकोष से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कोई धन नहीं चुराया है। मैंने नहीं चुराया है। तभी 2 सिपाहियों के बीच में खड़ा वो चोर बोल पड़ा, नहीं नहीं राजा विक्रमादित्य जी, इसे बिल्कुल माफ मत करना। इसने मेरे सामने उस जौहरी की धक्का देकर हत्या भी कर दी थी। मैंने देखा था। मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ। इस इंसान को बिल्कुल मत छोड़िएगा। हत्यारा है ये, हत्यारा। हाँ। ये बात सुनकर राजा विक्रमादित्य बहुत ही गुस्सा हो गए। उन्होंने विकास से पूछा, विकास, तुमने ये बहुत गलत किया। अरे तुम्हें उस जौहरी की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। मुझे पता है कि तुमने अपनी लालच की वजह से ही उस जौहरी की जान ले ली। अब तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। मुझे पता है तुम्हें मेहनत पर कोई भरोसा नहीं है। तुम सिर्फ अपनी किस्मत के बल पे जल्दी से जल्दी धन कमाकर अमीर होना चाहते हो। अब तुम्हें इस बात की बराबर सजा मिलेगी। तभी राजा विक्रमादित्य ने अपने सिपाहियों को कहा, सिपाहियों, इसे अभी के अभी गिरफ्तार करो और हमारे साथ महल ले चलो। वहां हम तय करेंगे कि इसके साथ क्या किया जाए। इसे आजीवन कारावास में रखना है या फिर इसे अभी के अभी फांसी की सजा देनी है। ले चलो। राजा के इस हुक्म को सुनकर विकास बहुत ही रोने लगा। उसने राजा के सामने घुटने टेके और उनसे माफी मांगते हुए कहा, महाराज, महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। वो दरअसल हुआ यूं कि वो। फिर विकास ने राजा विक्रमादित्य को पूरी सच्चाई बता दी। विकास राजा से माफी मांग ही रहा था कि तभी गांव का सरपंच आकर बोलता है, राजा विक्रमादित्य जी, आप इसे छोड़ दीजिए। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं। यह एक बहुत ही भला और मेहनती लड़का है। इसे अपनी किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा है। मैंने इसको उस दिन बहुत समझाया था और शायद यह उस बात को समझ भी गया। आप इसे बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि यह किसी की जान ले ले ऐसा गिरा हुआ इंसान नहीं है। यह एक बहुत ही नेक दिल इंसान है। सारा दिन मेहनत करके इसने अलग अलग जगह के फूलों और बगीचों से रस उत्पन्न किया है। इसके परिवार में इसके अलावा कमाने वाला और कोई नहीं है जिससे इसका परिवार का गुजर बसर चल सके। महाराज,
अगर आप इसे सजा देंगे तो इसके पीछे पीछे इसके परिवार का क्या होगा? मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अगर आप कहते हैं तो हम इसे छोड़ देते हैं। राजा विक्रमादित्य ने विकास की सजा माफ की, इसलिए विकास बहुत ही खुश हो गया और राजा को धन्यवाद करने लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। राजा विक्रमादित्य की जय हो, जय हो, राजा विक्रमादित्य की जय हो। फिर राजा विक्रमादित्य अपने 2 सिपाही मुनीम जी और उस चोर के साथ अपने महल आनंद नगर राज्य के लिए निकल गए। फिर विकास ने अपने बगीचे में अलग अलग तरह के फूल और पौधों के बीज बोए और कुछ ही दिनों में उसकी फसल इतनी बढ़िया तरीके से उपजी कि उसे बहुत सारा मुनाफा हुआ। उसके बाद विकास के परिवार में बहुत ही खुशहाली छाई। उसकी बहन का रिश्ता भी एक बहुत ही अच्छे घराने में तय हो गया और देखते ही देखते उसकी बहन की शादी भी हो गई। विकास के छोटे भाई की पढ़ाई के लिए अब थोड़े और ज्यादा पैसों की जरूरत थी। उन पैसों का इंतजाम करने के लिए विकास ने फिर एक बार अपने बगीचों में अलग अलग तरह के बीज बो दिए। बीज बोकर विकास अपने घर लौट आया। उसने माँ से कहा, माँ, आज ही मैंने अलग अलग तरह के फूलों के बीज बोए हैं। तुम देखना, जल्द ही मैं छोटे की पढ़ाई पूरी कराऊंगा। देखना माँ। ये बात सुनकर विकास की माँ बहुत ही खुश हो गई। उन्होंने विकास को गले लगा लिया। फिर रात हो गई और विकास, उसकी माँ और उसका पूरा परिवार घर में सोए हुए थे कि तभी अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। विकास धीरे धीरे नींद से जाग गया। साथ ही साथ विकास का छोटा भाई भी जाग गया। विकास ने डरते डरते दरवाजा खोला। खोलते ही उसे झटका लगा क्योंकि सामने एक चोर हाथ में शस्त्र लेके खड़ा था। उस चोर ने विकास को धक्का दिया और धमकी देते हुए बोला, अगर तुम अपने और अपने परिवार की सलामती चाहते हो ना, तो सुनो, अभी के अभी तुम्हारे घर में जो भी माल है वो सब मुझे दे दो। लाओ, जल्दी करो, जाओ जाओ ले आओ। तभी विवेक ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके उस चोर के पैर पकड़ने का नाटक करके उसे जोर से धक्का दे दिया, जिससे वो चोर गिर गया और उसके हाथ से हथियार भी छूट गया। जैसे ही वो नीचे गिरा, वैसे ही विकास ने उसे धर दबोचा। चोर उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए साहब। मेरे हालातों की वजह से मैं चोरी करने पर मजबूर हुआ। मेरे घर में मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है। मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद से मैं चोरी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। तभी विकास ने उसके साथ हुई घटना को याद किया और उस चोर को कुछ पैसे निकाल के दे दिए और उससे कहा, भाई ध्यान रखना, अब से चोरी ना करना। मजबूरी का हल मेहनत से मिलता है, ठीक है ना? चलो। विकास का पूरा परिवार मुस्कुराने लगा और वो चोर खुश होके वहाँ से चला गया।